हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज और आज हम डी&एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं इन मेटल ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोकैटायंस के अंदर क्या क्या किस किस की ऑक्सीजन स्टेट होती है। यस राज बेटा, व्हाट आर यू सेइंग? ऐसा अमेवा के अंदर क्या होता है जो हमारे मतलब अंदर नहीं होता? जैसे कि जेनेटिक हमारे होते हैं, कुछ कुछ मेल खाते हैं, लेकिन याददाश्त ऐसी क्यों होती है जो मेल नहीं खाती? देखो बेटा, सिंपली वैसे तो ये एक मतलब अभी तक एक रिसर्च ऐसी हो नहीं पाई है तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। बट ऐसा है, मैंने चीजों को बस को रिलेट किया है कि अमीबा इमोर्टल रहता है, जो हम अभी बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले, तो वो यही चीज थी, है ना। तो लाइक दैट, क्योंकि अमीबा इमोर्टल है, लाइक दैट हमारे अंदर भी वही जीन है, वही सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस बदलने से सारी कहानी बदल जाती है। इसको ऐसे लगा लो जैसे बटन दबा दिया हमने, पंखा चल गया, बटन बंद कर दिया, पंखा बंद हो गया, या लाइट बंद हो गई। तो बटन में ऐसा क्या है? यू आर सर्चिंग इन द बटन, आप उसका सीक्वेंस नहीं समझ रहे कि वो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे। भाई असली रीजन बल्ब के ऑन होने या ऑफ होने का, फैन के ऑन होने या ऑफ होने का, लाइक दैट डीएनए के सीक्वेंस में सब कुछ है। उसका डीएनए बहुत सिंपल होता है एमीबा का, लेकिन उसका सीक्वेंस जो है ना, जिस सीक्वेंस की वजह से उसे सारी चीजें याद रहती हैं, जब वो बड़ा हो जाता है ना, उस सीक्वेंस में उसको याद रख पाना मुश्किल होता है। मतलब उसकी याददाश्त मुश्किल हो जाती है, वो कॉम्प्लिकेट बन जाता है, कॉम्प्लिकेशंस में वो चीजें मिस हो जाती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ जानवर फिर भी याद रख पा रहे हैं कुछ चीजें। जैसे मैंने बताया कि बुफेलो का बच्चा है, भैंस का बच्चा, उसको तैरना पैदाइशी आता है। एक स्नेक का एग्जांपल दिया, वो मतलब मरने की एक्टिंग कर लेता है पैदाइशी। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पैदाइशी ऐसा कर पाते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि अभी अभी पैदा तो हुए हो, उनको किसने सिखाया? उन्होंने देखा भी नहीं किसी को, तो उनके जीन में है। यानी कि बड़े एनिमल्स में भी एक दो याददाश्त वाली चीजें हमें दिखाई देती हैं, तो क्यों ना हम उसको एनहेंस करें। मेरा कहने का मतलब ये था, समझ रहे हो। अब वो कैसे किया जा सकता है, आई कांट से। मैं बायो का टीचर नहीं, और बायो का टीचर होता भी तो मैंने थोड़ी बहुत बायो पढ़ी है, लेकिन होता भी तब भी बेटा मुझे नहीं लगता कि मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि अभी तक साइंस के पास इसका आंसर नहीं है। बट संभावनाएं हैं, साइंस उसको मानती है कि ऐसा किया जा सकता है कभी ना कभी। चिप विप लगाने की बात कर रहे हैं साइंटिस्ट की, सब याद रहेगा, गूगल बन जाओगे, बहुत सारी ऐसी, है ना। यस अजय बेटा। बट हमें भी तो आंखें खोलना, संडे बाकी को चीजें टेस्ट याद में क्या रहती आएगा? हाँ भाई, संडे को टेस्ट कल हमारा वो होगा, क्या बोलते हैं, रिवीजन सेशन होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आने वाला टेस्ट में, ठीक है। पेपर मैं चेक कर चुका हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पेपर आएगा, और उसके लिए तैयार रहिए। एक ही चीज है और बहुत आसान सा है, पता है। सर क्लास कब रखोगे? क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड है ना। क्या कह रहे हो? क्लास क्लास कब होगी? सुबह होगी या शाम को? कल दोपहर और शाम को होने वाली है, ठीक है। दो टाइम है, मतलब दोपहर और स्कूल शाम। खुल गए ना? दोपहर में तो स्कूल हम में स्कूल में रहेंगे। कब कब है स्कूल? कल से। कल से ही है। सुनिए सुनिए, सारे बच्चों का मॉर्निंग में स्कूल होता है। सर इवनिंग सर में हमारा भी है। इवनिंग है। यहाँ पर जो बैठे हैं अभी हमारी क्लास में, उनमें से मॉर्निंग इवनिंग दोनों है। यस सर। यस सर। ओके, मतलब इवनिंग वालों को तो फिर प्रॉब्लम आ गई, मॉर्निंग वालों को फिर से प्रॉब्लम आ गई, तो ये कैसे चलेगा? चलो ठीक है, मैं एक मिनट रुकिए, मैं मैसेज भेजता हूँ भाई ग्रुप में, ठीक है, ताकि आप लोगों को मतलब कम से कम हमारे टीम वाले मेंबर्स जो हैं वो अवेयर तो हो जाएं। सर ऐसे पेड़ पौधों में क्या होता है जो हम जो करते हैं, मतलब जो बोते हैं वही उगता है, मतलब उसी की साइज का? सब डीएनए है बेटा, सब डीएनए। एक मिनट में मैसेज टाइप कर लूं फिर आपको बताता हूँ। कल क्लास है रिवीजन, ठीक है। हाँ बेटा, सब कुछ डीएनए में है, देखिए, ठीक है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द डीएनए। डीएनए से ही सब कुछ बनता है, यानी बैकएंड में चीजें देखिए। आपको सिंपल मैं बता देता हूँ, आप जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन देखते हो, फोन में आपको लगा है कि सामने दिख रहा है मिरर है, मिरर के अंदर भी अगर आप खोलोगे तो एक चिप सी मिलेगी, उस चिप में बहुत सारे टांके से लगे होंगे, तो आप बिल्कुल डिट्टो उसका कॉपी कर लीजिए।
क्या कॉपी करने से मोबाइल बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है, फिर तारें कैसे जोड़नी है, और वो डायोड जो दिखाई देते हैं आप लोगों को, है ना, जो रजिस्टर दिखाई देते हैं, वो ऊपर से तो कलर्ड, आप कलर तो वैसा कर सकते हो, उनको दिखाई वैसा देगा, लेकिन अंदर का मटेरियल डिट्टो आप वैसा नहीं बना पाओगे। और अगर डिट्टो अंदर एटॉमिक लेवल पर वैसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। फिर चाहे कुछ भी कॉपी बना लीजिए, वो दिखने में वो नकली होगा। जैसे ह्यूमंस का पुतला बना सकते हैं हम नकली, बट ओरिजिनल ह्यूमन नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि उसका डीएनए अलग है। जो सारी कहानी डीएनए से, और डीएनए कहां से चलता है? एटम से। और हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहां से चलती है? एटम से। तो ये सारी कहानी एटम से। और एटम्स के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती है? नैनो लेवल पर बहुत, जब छोटा पार्टिकल होता है तो प्रॉपर्टी क्वांटम लेवल पर बहुत ज्यादा बदल जाती है। जब बड़े होते हैं वो ज्यादा बल्क में होते हैं। जैसे आप बोलो सॉलिड लिक्विड गैस, किसकी प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड लिक्विड गैस? बल्क की ना। मटेरियल जब बल्क में होता है मतलब बड़े अमाउंट में। वाटर का एक मोलिक्यूल, क्या कहोगे वाटर के मोलिक्यूल को? सॉलिड लिक्विड या गैस? बताइए। कुछ भी नहीं, लिक्विड। एटम मॉलिक्यूल ही वो कहेंगे। एटम है ना, मॉलिक्यूल है, एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो अकेले एटम की कोई स्टेट ऑफ वो नहीं होती है, मैटर नहीं होती। मैटर मतलब जब बल्क में मैटर होता है तब उसको सॉलिड लिक्विड या गैस कहा जाता है। अकेले एटम तो हमेशा सॉलिड ही रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब चीजें बल्क में आती है तो प्रॉपर्टी अलग तरह की दिखाते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। जब वो अकेले होते हैं और बिल्कुल नैनो, जब वो मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में उनका साइज होता है, वो भी बल्क में होते हैं, लेकिन वो पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर होता है, तब अलग प्रॉपर्टीज है। जब अकेला एटम होता है, अकेला एटम, तो उसकी प्रॉपर्टीज और ज्यादा अलग हो जाती है। सोचिए, और फिर जब एटम के अंदर घुसते हैं तो सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो सब में वही, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे नियोन हो, चाहे सोडियम हो, कुछ भी हो। कोई रिएक्टिव है, कोई बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता, कोई विग्रसली रिएक्टिव है। कारण क्योंकि उनका सीक्वेंस अलग है, उसी सीक्वेंस की हम स्टडी कर रहे हैं। अब सीक्वेंस अलग होने से प्रॉपर्टीज क्यों अलग हो जाती हैं, इसका आंसर आज तक हमें मिला नहीं है केमिस्ट्री में भी। मैं भी ढूंढ रहा हूं इसे, और मैं इसके लिए बहुत मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं कि अगर ये आंसर मिल गया ना, हम पूरे यूनिवर्स की केमिस्ट्री बदल देंगे। अगर ये पता लग जाए कि सीक्वेंस बदलने से प्रॉपर्टीज कैसे बदल जाती है। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा डालने से हीलियम की प्रॉपर्टीज होगी, ये हमें पता है, हमें याद है हीलियम क्या होता है। लेकिन हमें कैसे पता कि एक और प्रोटॉन डाल देंगे तो लिथियम पे चला जाएगा वो? ये कैसे चेंज हो गया? 3 प्रोटॉन है तो लिथियम है, 2 प्रोटॉन है हीलियम है, 1 प्रोटॉन है हाइड्रोजन है। हाउ कैन वी नो? हमने रट्टा मारा है इनका, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि एक प्रोटॉन बढ़ाने से प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी? है कोई फॉर्मूला और आप प्रॉपर्टीज बता सको? अगर आपने वो एलिमेंट याद नहीं किया तो आप प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते। अगर आपने एलिमेंट याद कर रखा है तो प्रॉपर्टी बता पाओगे, मतलब याद ही करना पड़ा। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर वो फॉर्मूला मिल जाए तो केमिस्ट्री बदल जाएगी। सारी पीरियोडिक टेबल की जरूरत ही नहीं है अपने को, समझ गए? मतलब हम अभी बहुत ऊपर हैं बेटा, बहुत ऊपर से देख रहे हैं चीजों को, समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ऊपर से, जबकि हम लोग बोलते ही हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए भाई, अब हम अपना टॉपिक शुरू कर देते हैं। इन द मेटल ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोकैटायंस, तो मेटल ऑक्साइड और ऑक्सोकैटायंस के अंदर देखिए द एबिलिटी ऑफ मेटल के ऑक्साइड्स में और ऑक्सोकैटायंस के अंदर, हम उससे पहले क्या कर रहे थे वो आपको बता देता हूं। ऑक्सीजन स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, 7 कब स्टेबल होती है ऑक्सीजन। मैंने बोला था ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही हाई ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबल कर सकते हैं, बट उसमें ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल कर सकती है। भाई ये मेरे को आंसर दीजिए आप लोग, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको आंसर आता होगा। व्हाई ऑक्सीजन कैन स्टेबलाइज higher oxidation state than fluorine, even fluorine is more electronegative than oxygen? Yes, जल्दी Because oxygen can form more than one bond with an atom. और फिर उससे क्या? सर इससे ग्रुपिंग नहीं होती, इससे ज्यादा एक जगह नहीं होती संख्या, क्राउडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से कम एटम जुड़ के, इसको है ना, साइंटिफिकली बोलते हैं बेटा, साइंटिफिकली बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अगर ज्यादा फ्लोरीन जोड़ोगे तो फ्लोरीन के बीच में रिपल्शन होती है, रिपल्शन वर्ड को यूज कीजिए, ठीक है। और ऑक्सीजन जो वो कम ऑक्सीजन जोड़ के डबल बॉन्ड बनाती है, क्योंकि तो वो वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देती है, ऑक्सीडेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर देती है, और कम ऑक्सीजन जुड़कर भी ज्यादा बड़े लेवल पर मतलब हमारी ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकती है। नंबर उसका कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मेटल के ऑक्साइड और ऑक्सोकैटायंस की। ऑक्सोकैटायन क्या होते हैं? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिनके साथ में, और वो कैटायनिक फॉर्म में है। दीज आर ऑक्सोकैटायंस। तो इनमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, तो ये भी आपको याद करना भी, ये सारा लर्निंग वाला पार्ट है, और सबसे मतलब जिसको कहते हैं लेसन का मोस्ट टिपिकल पार्ट यही है, और हम इसे बड़े आराम से कर रहे हैं, तो आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो देखिए, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द इज डेमोंस्ट्रेटेड इन देयर ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स में दिखती है, ये मैंने बताया था कि एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इज डेमोंस्ट्रेटेड इन देयर ऑक्साइड्स।
ऑब्वियस है, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्साइड ही बनेगा, है ना। ये तो फालतू में लिख रखा है, लेकिन हाँ ऑक्सीजन ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकती है। ये लाइन अब रिटर्न में मिल गई, जबकि पहले ये लाइन नहीं थी। यस, क्लियर है? Yes, पहले मैंने ओरल बताया था आपको, ठीक है, अब ये रिटर्न में मिल गया। The highest oxygen state is in their oxides coincides in the group number. Group in number से भी डिफाइन होगी, डेफिनेट सी बात है। फॉर एग्जांपल हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट स्कैंडियम की तो +3 हो सकती है, इसके ऑक्साइड्स जो है स्कैंडियम 2O3, तो 3 दूना 6 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ऑक्सीजन का 6 नेगेटिव, 2 स्कैंडियम लगे तो 3 पॉजिटिव। वेयर एज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द मैग्नीज जो है वो +7 हो सकती है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है ना, Mn और डाई मैग्नीशियम, और ये सेप्टा ऑक्साइड जैसा कुछ बोलेंगे इसे, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड सिंपली बोल सकते हैं। Mn2O7, 7 दूना 14 नेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन 2 होता है ना ऑक्सीजन पर, तो 14 नेगेटिव हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, और 2 Mn लगे हो तो 1 Mn पर 7 पॉजिटिव। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिसाइड द ऑक्साइड्स। यस, कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक, नहीं सर। ओके। Beside the oxides, oxocation of the metal also stabilize higher oxygen state. Oxocation भी ऐसा कर सकते हैं भाई। देखो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ऑक्सोकेटाइन मतलब भाई उस पे पॉजिटिव चार्ज है मेटल आयन पर, और वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा भी हो। ऑक्साइड विद पॉजिटिव चार्ज, यू कैन से, समझ गए ना? ऑक्सोकेटाइन उससे कुछ अलग नहीं है, कहीं इसको अलग ही सोचने लग जाओ। बिसाइड द ऑक्साइड्स ऑक्सोकेटाइन्स, तो सीधी बात है, ये लाइन बिसाइड विद को छोड़ो। ऑक्सोकेटाइन ऑफ मेटल आल्सो स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीजन स्टेट। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल वेनेडियम 5, V5 लिखा हुआ ऊपर दिख रहा होगा, है ना, VO2 पॉजिटिव। VO2 पॉजिटिव मतलब क्या है? V है, O2 है, ऑक्सीजन कितना होता है भाई? 2 दूना 4, 4 नेगेटिव ऑक्सीजन हो गया, इसका मतलब 4 पॉजिटिव हो गया वेनेडियम, ठीक है। बट ऑलरेडी पूरे कॉम्प्लेक्स पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वेनेडियम पर 5 पॉजिटिव है। यस, क्लियर हो गया? yes, yes, sir. कैलकुलेट करनी आती है ना ऑक्सीजन स्टेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं? Yes, sir. वेनेडियम पर 6 कैसे है? VO2 पॉजिटिव, VO2 पॉजिटिव एज VO2 पॉजिटिव, एंड टाइटेनियम 6 नहीं सॉरी 4 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है, हाँ 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 2 और 2 4 पॉजिटिव हो जाएगा। टाइटेनियम 4, यहाँ पर भी TiO2 पॉजिटिव, ठीक है, ये टाइटेनियम 4 है, वेनेडियम 4 है। इस तरह से ये इनके ऑक्सोकेटाइन्स के अंदर भी वो होता है, क्या बोलते हैं, स्टेबलाइज होती है। It may be noted that the ability of oxygen stabilize their higher oxygen state exceed that of fluorine. ये लाइन थी जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब मुझे लगता है इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना। बट मैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं क्योंकि वो पहले रिटर्न में नहीं थी बस। तो देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज फॉर्म हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, मैग्नीज फ्लोरीन के साथ। तो अब ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है, हमने जो एग्जाम्पल किया था वो तो रैंडम एग्जाम्पल लिया था, ऐसे ही वो मतलब हाइपोथेटिकल केस था। यहाँ पर आपको रिटर्न में एग्जांपल मतलब बढ़िया वाला एग्जांपल मिल रहा है, हाइपोथेटिकल नहीं, ठीक है, जो एक्चुअल है वो एग्जांपल मिल रहा है। तो देखिए जरा, अब इसके अंदर मैग्नीज क्या बनाता है? 4 फ्लोरीन ही जोड़ सकता है, वेयर एज ऑक्सीजन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ में 7 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। तो भले ही हमें दिखेगा एक के साथ तो 3.5 ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यस, फ्लोरीन तो 4 जुड़ रही थी, ऑक्सीजन तो 3.5 ही जुड़ रही है, लेकिन ये डबल बॉन्ड बनाती है, इसलिए क्या हो सकता है, ये 7 ऑक्सीजन स्टेट दिखा देती है। भले ही एटम आपको दिखेगा एक के साथ कम है, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट मैटर करती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द ऑक्सीजन हैज ग्रेट एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद मेटल। ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाती है मेटल के साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाती है। सीधा सीधा ये लिखना था, मल्टीपल बॉन्ड घंटा बनाई, 2 तो बॉन्ड बना सकती है और 3 तो कभी बनाती नहीं है। देखा किसी ने ऑक्सीजन को 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाते हुए? ट्रिपल बॉन्ड नहीं सर, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनाती है लेकिन वापस छीन लेती है ना, तो फालतू की बकवास है। नेक्स्ट देखिए, तो 2 से ज्यादा नहीं बनाने वाली। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ +2 एंड +3 ऑक्सीजन स्टेट मोस्टली फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। ये एक अच्छी लाइन है भाई। ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली कोवेलेंट बनाते हैं, सबको पता रहता है, लेकिन कभी कभी आयनिक भी बनाते हैं, ठीक है। तो आयनिक देखिए वो कैसे बनाते हैं, अब आपको ये थोड़ा सा समझना होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट +2 और +3 वाले जो है oxygen state mostly form ionic bond, whereas with higher oxygen states the bonds are essentially covalent. bond covalent होते हैं। अब ये बात याद रख लेना, सिंपल सी बात है। एग्जांपल है MnO4 negative has all bonds are covalent. As the oxygen number of the metal is increases, the ionic character of the ion decrease होता है। For example, in case Mn2O7 is covalent, in the higher oxygen state of acidic character is predominant. अब ये भी ध्यान रखिएगा भाई,
हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एसिडिक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। मतलब लो ऑक्सीजन स्टेट वाले जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं, और लो ऑक्सीडेशन वाले बेसिक इन नेचर होते हैं। समझ में आ गया? आयनिक एंड बेसिक, क्लियर है? यस सर। है ना? यस सर। और हाई ऑक्सीडेशन वाले क्या होते हैं? कोवेलेंट एंड एसिडिक। बस इतना याद रखना है। क्लियर है बेटा? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड गिव क्रोमिक एसिड H2CrO4, ये पता है भाई, क्रोमिक एसिड, एंड H2Cr2O7 हाइड्रोजन डाइक्रोमेट Mn2O7 गिव HMnO4। तो ठीक है, ये भाई मतलब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये एसिड बन जाते हैं, एसिडिक फॉर्म में एसिड बनाते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है? तो याद रखिएगा ये एसिडिक एसिड्स दिखा रखे हैं आपको, HMnO4 और H2Cr2O7। K2 को हटा दो, K2Cr2O7 आपने पढ़ रखा है, KMnO4 पढ़ा हुआ है तो HMnO4 है ये। सिंपल सिंपल, ठीक है? ये अलग है आपके लिए, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। क्रोमियम हो गया भाई, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 जो है वो H2CrO4 बनाता है, क्रोमिक एसिड है। और ये जो एसिड है ना, ये एसिड लैब्स के अंदर बर्तन मांजने के काम करता है, लैब के बर्तन को साफ करने का काम करता है। बहुत ही कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव समझते हो? मतलब जो भी कचरा वचरा लगा उसको बहुत जल्दी साफ कर देगा, उससे रिएक्शन कर लेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडेशन ही करवाता है, ठीक है? तो अगर आपको रिसर्च लेवल पर बर्तन मांजने हैं, ठीक है, मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट साफ करने हैं, कहने का मतलब ये इंस्ट्रूमेंट साफ करने हैं तो क्रोमिक एसिड का यूज होता है। और अगर आपको नॉर्मली लैब के कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह, कोई टेस्ट ट्यूब वगैरह साफ करनी है तो आप HCl का यूज करते हैं, डाइल्यूट HCl, ठीक है? आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हम लोग एक कॉलेज में पढ़ाता था मैं, मेरे दोस्त थे, एक फिजिक्स वाला और एक मैथ वाला बंदा, 2 बंदे थे, और हमारे एक LA थे, लैब असिस्टेंट। तो हम तीनों चारों ने मिलके हमने सोचा, मैं कहा यार सर्दियों के अंदर कम से कम चाय कॉफी कुछ इंतजाम करते हैं। तो कॉफी का इंतजाम किया हम सबने। मैंने कहा दूध यहीं से मिल जाएगा कॉलेज के कैंटीन से, है ना? चीनी वगैरह हम घर से ले आएंगे, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा एक पैकेट में चीनी लेके आनी है। उसके अलावा कॉफी में चाहिए क्या? कॉफी पाउडर है, वो भी पाउच मिल जाते हैं। तो फिर बर्तन की बात आई, हॉट प्लेट होती है एक उसके अंदर लैब में, मतलब हीटर कह लो, सीधा सीधा हीटर होता है, ठीक है? जैसे आप लोग वो वायर वाले हीटर पर आपने देखा होगा सब्जी वगैरह पका सकते हैं, तो एक हॉट प्लेट केतली ले आते सीधा लोहे की प्लेट, है ना बेटा? हॉट प्लेट लैब में फ्री मिल रही है, लैब में, ठीक है? सारे बर्तन लैब में फ्री मिल रहे हैं। केतली घर से कौन लाए? किस लिए लेके आनी केतली? वहां पे रख दो लाके, उसको साफ अच्छे से साफ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना? क्योंकि केतली ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या किया, एक बड़ा बीकर लिया और फिर छोटे छोटे बीकर लिए, सबको HCl से साफ किया, उसके अंदर कॉफी बनाई, फिर से HCl से साफ कर दिया, कॉफी पी के एंजॉय किया, ठीक है? तो मेरा फेसबुक के ऊपर वो फोटो भी है दोस्तों के साथ में, ठीक है? हम लोग कॉफी पी रहे हैं, और वो भी ml में। पता है जब चाय कॉफी कोई पीता है तो वो 50-50 ml या 100 ml थोड़ा करके करते हैं। हम लोग mls में पूरा बराबर सबको बराबर दे रहे थे, क्योंकि हमने मेजर भी बराबर किया। 4 बंदे हैं, हमने कहा 400 ml बनाएंगे कॉफी, 400 ml डाला और चारों को 100 ml दिया। अगली बार 150 ml डाला, समझ रहे हो? दूध जितना, मतलब फुल कैलकुलेशन के साथ, है ना? तो वैसा कुछ। तो वहां पर वो बर्तन मांजने के लिए डाइल्यूट HCl का यूज किया था हमने, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको बहुत अच्छे से साफ करने तो क्रोमिक एसिड का यूज होता है। क्रोमिक एसिड के बाद में HCl फिर से आप साफ कर लीजिए, क्योंकि क्रोमिक एसिड जो है ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं, ये K2Cr2O7 और ये H2CrO4। क्रोमियम जहां भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है? अब आप इससे ये मत लगा लेना कि सर ने कॉफी बनाई थी और वो क्रोमिक एसिड की बात कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। क्रोमिक एसिड से किया, साफ किया हुआ बर्तन, उसके अंदर अगर क्रोमियम थोड़ा बहुत भी H6 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में रह गया और वो आपकी बॉडी में चला गया तो डेफिनेटली कैंसर फैला देगा। दूसरी बात, इसको तो टच करने से भी कैंसर होता है। सिर्फ बेर हाथों से टच कर दिया ना क्रोमिक एसिड या पोटेशियम डाइक्रोमेट को, तो कैंसर कार्सिनोजेनिक है नेचर में। KMnO4 नहीं होता, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है? वो बैक्टीरिया को मार डालता है KMnO4, ये बैक्टीरिया को मारता है और हमें भी मार देता है। क्रोमियम 6 हमारी बॉडी में मर्ज हो जाता है, अंदर घुस जाता है और अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी के DNA के साथ छेड़खानी करता है, जिससे कार्सिनोजेनिक कैंसर फैल जाता है। सर तो जो लोग यूज करते हैं मतलब लैब में, वो क्या करते हैं, मतलब कैसे यूज करते हैं? बेर हाथों से तो मत यूज करो, ग्लव्स यूज करो, सीधी सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि यूज ही नहीं करते। तभी बच्चों को KMnO4 ही दिया जाता है। K2Cr2O7 भी दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर टीचर्स इस बात से अवेयर नहीं है। अब ऐसा नहीं कि टच करोगे और अगले दिन कैंसर हो जाएगा, अगले 20 साल बाद हो सकता है आपको कैंसर हो जाए। आज नहीं हुआ, क्योंकि उसको इफेक्ट करने में टाइम लगता है, समझ रहे हो?
बॉडी में जाएगा, किसी डीएनए पे जाएगा, इधर उधर जाएगा, हो सकता है बॉडी से बाहर भी निकल जाए, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो कि किडनियां उसको बाहर निकाल दे साफ करके, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी टॉलरेंस कितनी है बॉडी की, आपका डीएनए कितना टॉलरेट कर सकता है उसको, आपकी किडनियां कितना अच्छे से साफ कर सकती है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है डाटा। तो अगर ज्यादा ही टच कर रहे हो, रोज ही टच कर रहे हो, तो फिर तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, कभी कभी टच किया तो हो सकता है कभी हो ही ना, तो डिपेंड करता है, समझ गए ना। लेकिन कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, ये सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट दिस। नेक्स्ट देखिए, वैनेडियम पेंटॉक्साइड है V2O5 और एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। दो मेनली एसिडिक एंड एल्कलीज एज वेल गिव्स, तो ये एसिड और एल्कली में मतलब मेनली एसिडिक एंड विद एल्कलीज, ये एल्कली और एसिड मतलब बेस और एसिड के अंदर VO4 3 नेगेटिव, VO2 1 पॉजिटिव देता है। अब यहाँ पर इन्होंने इन जनरल लिख रखा है, ऑक्सीजन स्टेट 1 2 3 होती है तो बेसिक होते हैं, 4 होती है तो एम्फोटेरिक होते हैं, और 5 6 7 8 होती है तो एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट क्रोमियम Cr2O3 को छोड़ के। ये एम्फोटेरिक मतलब, एम्फोटेरिक का मतलब बेटा एसिड के साथ बेस की तरह भी। बिहेव करेगा, बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसका बिहेव खुद का कुछ नहीं है, सामने जो पार्टी बैठी है उसके अगेंस्ट बन जाता है, सीधी सी बात है, क्लियर है? यस, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा। अगला देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। कलर्ड आयन की फॉर्मेशन है भाई, तो कलर्ड आयंस के अंदर सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीधा लिखा हुआ है। कलर्ड आयंस कैसे बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हमने किया था सर LMT LMCT, हाँ वही, ठीक है, लिगेंड फील्ड, सॉरी क्या होता है वो, और फिर सर DD ट्रांजिशन। हाँ DD ट्रांजिशंस होती है ना, लिगेंड से मेटल को या मेटल से लिगेंड को जाता है, वही उसी की वजह से कलर दिखाई देता है, क्लियर है? सर वो कौन सा केमिकल होता है जिससे खून जैसा कलर थोड़ा सा डालने पर और दो मिक्स करने पर बन जाता है? रेड ब्लड कलर की बात कर रहे हो? यस सर वो होता है आयरन Fe2O3 शायद होता है उसके अंदर, आयरन का कुछ होता है, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन तो मेरे को याद नहीं है, बट आयरन का होता है वो कुछ, रेड ब्लड सेल। जब प्रैक्टिकल्स के अंदर करेंगे ना, वो थोड़ा एक प्रैक्टिकल का लेसन आता है, मैंने आपको बताया था, वहां पर वो बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, बहुत सारे रेड ब्लड कलर 2-3 जगह आएगा, 1-2 जगह नहीं आएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट व्हेन द वेरियस सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, दे डोंट बिहेव एज ए सिमिलर वे, तो वो सिमिलर वे में नहीं बिहेव करते, दे शो डिफरेंट बिहेवियर व्हिच आर नोन एज मैग्नेटिक बिहेवियर, दीस आर क्लासिफाइड एज। तो भाई हमें पता है पैरामैग्नेटिक होती हैं चीजें या डायामैग्नेटिक होती हैं, है ना, तो बस दो ही है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है भाई, बताएगा कोई? इसमें लोन पेयर होते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारे एक सीध में लग जाते हैं। लोन पेयर होते हैं, और वो लोन पेयर मतलब लोन पेयर नहीं, लोन पेयर नहीं, वैकेंट क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक में। और डायामैग्नेटिक में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके सब पेयर्ड हैं, या तो बॉन्ड बना लिया उन्होंने, बॉन्ड में भी पेयर हो जाता है, या फिर अकेला है तो लोन पेयर की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ऐसा है किसी में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। डाया मतलब रिपेल करेगा, डाया मतलब दो, याद रख लेना, डाया मतलब दो, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन डबल हैं, डबल हैं तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और डाया क्या बोलते हैं उसे, पैरामैग्नेटिक मतलब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो पक्का एक मॉलिक्यूल में या एटम में सिंगल है, एक इलेक्ट्रॉन कम से कम जरूर मिलेगा। तो बहुत सारे एटम हो जाते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन भी अगर फ्री है, अकेला है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। यस, क्लियर है बेटा सबको, डाया और पैरामैग्नेटिक? यस सर। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिज्म जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज चीजों का नेचुरल बिहेवियर है मैग्नेटिज्म। जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यस, पता है? यस सर। सेम एज इट इज, इलेक्ट्रॉन अगर मूविंग में है तो डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल्स के नेचुरल बिहेवियर है, चार्ज पार्टिकल के नेचुरल बिहेवियर। तो फिर जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल, इवन प्रोटॉन टू, प्रोटॉन भी अगर अकेला चल रहा है तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों क्रिएट करेगा, याद रख लेना, क्योंकि प्रोटॉन्स जनरली अकेले चलते नहीं है, हैवी होते हैं, दैट इज व्हाई हम उनके मैग्नेटिज्म को
नेग्लेक्ट कर देते हैं और उनके क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसकी कभी स्टडी नहीं आती। बट कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन, अगर वो मूविंग है तो उसमें मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों होती हैं। बट वो दोनों हमेशा दिखाई क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाती हैं किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से। यस, क्लियर है ये बात? एनवायरमेंट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। एनवायरमेंटल क्वेंचिंग बोलते हैं इसे, मतलब एनवायरमेंट में भी इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से जो लिंक बन जाता है, जिसके से पैरामैग्नेटिज्म उसका खत्म हो सकता है। और दूसरी बात बताता हूँ, फिर भी चीजों में पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक तो होती हैं चीजें, तो अगर किसी का एनवायरमेंट या किसी अदर फैक्टर की वजह से खत्म नहीं हो रहा, तो फिर वो मैग्नेटिज्म को शो क्यों नहीं करता? सभी चीजें, या तो देखिए मैं हूं, प्लास्टिक का पेन है, आपके पास में फोन है, टैबलेट है या लैपटॉप है, सभी में क्या होता है बताइए? सभी में इलेक्ट्रॉन्स है, मैटर है, इलेक्ट्रॉन है, या तो पेयर्ड होंगे या अनपेयर्ड होंगे। डेफिनेट दो में से एक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो पेयर्ड या अनपेयर्ड। अगर अनपेयर्ड है तो हम क्या है? पैरामैग्नेटिक। अगर पेयर्ड है तो हम क्या है? डायमैग्नेटिक। तो या तो मैग्नेट हमें रिपेल करेगा या मैग्नेट हमें अट्रैक्ट करेगा। तो बताओ आपकी बॉडी से मैग्नेट चिपकता है कि मैग्नेट आपको दूर भगाता है? सर चिपके होता ही नहीं है। नहीं सर, कुछ नहीं होता। सर होता ही नहीं है हाँ, ऐसा नहीं होता सर, ना ही चिपकता है ना वो अरे भागता है। इसका रीजन क्या है? जबकि साइंस तो बोल रही है चीजें सिर्फ दो ही तरह की होती है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, क्योंकि उनका डाया और पैरामैग्नेटिज्म, अब लोहा, निकल, कोबाल्ट, आयरन, इनका डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप मैग्नेट के पास लेके आओ, मैग्नेट फटक से चिपक जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में वो पैरा या डाया जो भी है, वट एवर इट इज, क्योंकि मुझे नहीं पता, बदलता रहता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। वट एवर द थिंग इज इन आवर बॉडी, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी है हमारी बॉडी में, वो इतना कम होता है कि उसे छोटी मैग्नेट से फील नहीं किया जा सकता कि हमारी बॉडी उसे रिपेल कर रही है कि अट्रैक्ट कर रही है। फिर कितनी बड़ी मैग्नेट लगेगी? सीटी स्कैन देखा सबने? यस सर। हाँ, टीवी में देखते हैं, हीरोइन को अंदर डाल देते हैं, उसके सिर में कुछ गड़बड़ होती है, हीरो को डाल देते हैं ना, फालतू में दिखाते हैं नकली। तो वैसे ही उस मशीन के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। सीटी स्कैन बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो। तो जो स्कैन करती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, अगर उसमें आप एप्पल डालते हो, एप्पल, और मैग्नेटिज्म उसका बहुत बढ़ा देते हो, समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा दो और उसमें एप्पल डाल दो, तो एप्पल उसके बीच में अटक जाएगा, हवा में बीच में, यानी मैग्नेट उसको चारों तरफ से रिपेल करता है। एप्पल जो है वो डायामैग्नेटिक है। समझ में आ गया भाई? यस। इंसान को बॉडी करना चाहिए, क्या बेटा? इंसान को अट्रैक्ट करना चाहिए उस मशीन में, इंसान को क्या करना चाहिए? उसमें चिपक जाना चाहिए जब वो। नहीं, सुनिए, एप्पल का मास कम है, पहली बात। दूसरा, मैंने ये बोला कि उसका मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा दे। जब हम लोग मशीन में जाते हैं तो वो कंट्रोल्ड वे में होता है, कंट्रोल्ड वे में। इतना नहीं होता कि आप मतलब हम चिपक जाएं या हम रिपेल्ड हो जाएं। सर अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो? हाँ, बढ़ा दे तो फिर अपनी मौत पक्का है। यस। इसको ऐसे लीजिए, ये आपको अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक्सरे देखा है? वो हड्डियों का दिखा देता है वो फोटो। सबने देखा है ना, क्रिया करवाया होगा शायद किसी ने। एक्सरे इतनी खतरनाक होती है, एक्सरे ए मोमेंट ऑफ सेकंड, मतलब जैसे फोटो खींचते हैं ना, क्लिक करते हैं, क्लिक, बस इतनी देर के लिए अगर आप एक्सरे के एक्सपोजर में आ गए तो आप तुरंत मर सकते हो। तब हम कहेंगे अरे ऐसे कैसे सर, एक्सरे तो हमने बहुत बार करवाया, हम तो कभी नहीं मरे। उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि आप वो टॉलरेबल है। हालांकि जो लोग अपनी लाइफ में, ये कहा जाता है कि जो लोग अपनी लाइफ में 30-40 बार से ज्यादा एक्सरे करवा लेते हैं, उनको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी 20% बढ़ जाती है। 20%, समझ रहे हो मेरी बात? 30-40 बार एक्सरे करवाने से ही लाइफ में 30-40 बार अगर हड्डी वड्डी का एक्सरे करवाना पड़ेगा तो 20% जो है कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट हम सोचते हैं 30-40 बार एक्सरे करवाएंगे तब तक तो बूढ़े हो चुके होंगे। सर ऐसा इंसान तो जिंदा कैसे है सर, जो 30-40 बार एक्सरे करा रहा है? उसको हड्डी का शक है। आपने नहीं देखे हैं बेटा, बहुत है। हमारे ना एक पड़ोस में स्कूल था, ठीक है, उस स्कूल की एक प्रिंसिपल थी। उस प्रिंसिपल का 10-12 बार ना उसका क्या बोलते हैं, किडनी का पथरी का ऑपरेशन हो गया था। किडनी की पथरी का, उसके बनती बहुत ज्यादा थी बेचारी की। 10-12 बार, बुजुर्ग लेडी थी वो, तो 10-12 बार उसका किडनी का ऑपरेशन हो चुका था। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन 20% खतरा बढ़ जाता है, समझ गए आप? लेकिन वो कितनी माइनर होती है सोचिए। और मैं कह रहा हूँ फुल फ्रीक्वेंसी पे, फुल मशीन को खोल दो, बहुत लाइट पीती है वो एक्सरे, ऐसे नहीं बन जाता एक्सरे, बहुत एनर्जी लगती है।
बहुत एनर्जेटिक वेव होती हैं। एक्सरे अगर 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर भी हमारी बॉडी से पार हो जाए ना, तो सोचिएगा जरा। और आप लोग मेट्रो में जाते हैं? यस सर। कभी ना कभी ना, दिल्ली में है तो डेफिनेट। मेट्रो के अंदर जहां आपका सामान बैग रखा जाता है, उस बैग के ऊपर भी एक्सरे मशीन डाली जाती है, पता है आपको? एक्सरे के थ्रू उसका इमेज आता है अंदर, जो भी ना के अंदर जो सामान है यस सर। लोहे का या कोई मेटल का है तो वो साफ दिख जाता है उनको, है ना? क्लियर है? और वो उसी टाइम बैग को खुलवा लेते हैं कि मेटल का कोई हथियार तो नहीं लेके जा रहा। तो लाइक अगर उस मशीन में हम जाएंगे तो हमारा एक्सरे भी दिख जाएगा। बिल्कुल दिखेगा, लेकिन वो लो लेवल का होता है, याद रख लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लो लेवल, वो सारा दिन चलता रहता है। आपके बैग के ऊपर एक्सपोजर हो गया, उसके बाद आप उस बैग को उठाते हो तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी उसको टच करती है, बहुत कम लेवल पर। तो इसका असर नहीं है, वो नैनो अमाउंट्स में होता है, तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता, लेकिन एट लीस्ट कुछ ना कुछ होता है। जो बंदा एक्सरे करता है ना, एक्सरे रूम में आपने देखा होगा, उसकी ना एक अलग सी ड्रेस होती है चेस्ट वेस्ट के ऊपर डाल के, जबकि वो उस मशीन के नीचे जिस मरीज को रखता है ना, उस मशीन के नीचे, वो उसके नीचे नहीं बैठता, वो तो उससे दूर बैठता है बंदा, लेकिन फिर भी वो अपनी चेस्ट पर रखता है, क्योंकि जैसे लाइट फैल जाती है ना, हमने बल्ब जगाया तो वो सीधी लाइन में चलेगा, पर वो पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसे ही उस एक्सरे का भी पूरे रूम में असर होता है, और उसको फिर वो स्पेशल टाइप की चेस्ट वगैरह पहनाई जाती है, क्योंकि चेस्ट पर असर सबसे ज्यादा होता है उस एक्सरे मशीन का। समझ रहे हो? उस बंदे से पूछना जिस हॉस्पिटल में जरूरत से ज्यादा मतलब एक्सरे के केस आते हो, तो उसको बेचारे को हर रोज 50 बार वो मशीन ऑन ऑफ करनी पड़ती होगी, बार बार उसको एक्सरे निकालना पड़ता होगा। तो जब वो शुरू में जॉब लगा था, उससे जरूर पूछ के देखना अगर आपको मौका मिले, जब वो शुरू में जॉब लगा था, तो उसके महीने 2 महीने बाद उसकी जीभ का टेस्ट चला गया होगा, या 5-6 दिन में ही चलाया था, महीने की जरूरत ही नहीं, 5-6 दिन में, क्योंकि एक्सरे उस रूम में फैल जाता है, हल्का फुल्का हमारे बॉडी के ऊपर भी अब्सॉर्ब होता है, और हमारी बॉडी का सबसे पहले टेस्ट चला जाता है। फिर वो तो मास्क लगा के काम करते होंगे ना, तो तो फिर पूरी पैकिंग के साथ करते हैं पहले तो। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट जरूर चला जाता है, कहीं ना कहीं उसका असर होता है, जो जरूरत से ज्यादा ऐसा करते हैं। समझ गए मेरी बात? यानी सोचिए एक्सरे कितना खतरनाक है। दूसरा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर पता है ना, जिसके अंदर बिजली बनाने के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वहां पर काम करने वाले साइंटिस्टों का भी, वहां केमिस्ट भी होता है, एमएससी करने के बाद भी आप वहां जा सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पर 6 महीने तक तो आपकी जबान का टेस्ट चला जाएगा। इवन आपके बाल्डनेस, गंजापन, जो जैसे मेरे मान लीजिए कि हल्के से मेरे बाल उड़े हुए, अगर मैं वहां पर चला गया ना तो मेरे पूरे ही उड़ जाएंगे। तीसरी चीज, आप मतलब आपको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 6 महीने जबान का टेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, और आपकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। वहां पर पैसा बहुत मिलता है, लगते ही 1.5-2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, लेकिन पैसा क्या करें। इवन नेक्स्ट जनरेशन, अगर मैं उस एक्सपोजर में रह रहा हूं 2 साल से, और उसके बाद अगर मेरी नेक्स्ट जनरेशन, मेरे बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको भी कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और उनमें और भी बहुत सारे अनुवांशिक जेनेटिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। इतना खतरनाक है। हालांकि पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी इफेक्ट उसका भी अलग रहता है, ये बात याद रखिएगा, वो सभी पे डिपेंड करता है। अर्लीन बोले, बट सर मैग्नेटिज्म तो एटम में होता है और लिविंग बॉडीज तो सेल्स की बनी होती है, मैग्नेटिज्म कैसे हुआ? अरे बेटा, लिविंग बॉडीज में जो दिमाग होता है ना, सीटी स्कैन दिमाग का होता है। आपको पता है दिमाग के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि हम उससे 25 वाट का बल्ब ऑन कर सकते हैं, 25 वाट का बल्ब ऑन कर सकते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे जो नर्व इंपल्स होती है ना, जो मतलब संदेश लेके जाती है, मैं फिंगर हिला रहा हूं तो मैंने दिमाग से सोचा और मेरे को एकदम से पता लग गया हाथ को हिलाना है। अगर इसमें डिले हो जाए तो फिर तो हम सोचेंगे पहले और कई दिन बाद हाथ उठेगा, वो तो सही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के ही स्पीड से ऐसा काम होता है, और माइंड में इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो जरूर हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म भी होगा इस वजह से। यस हरलीन बेटा, क्लियर है? जो फोन के टावर उनके नीचे भी तो फिर मना होता है लोगों को जाना, उससे भी रेडिएशन निकलती है। जो फोन के टावर लगे होते हैं घरों के ऊपर, वहां पर भी वो खैर वो दूसरी रेडिएशन होती है, वो वाली रेडिएशन है, वो रेडियो वेव्स होती है। हालांकि वो भी ज्यादा एक्सपोजर में तो वो भी खतरनाक है, बट इतनी नहीं है, ठीक है, बट होती है। तो यहाँ से अब आपको पता लग जाएगा एक्सरे जितना हार्म होता है, सीटी स्कैन नहीं, सीटी स्कैन एक्सरे जितना हार्मफुल नहीं होता। देखिए, मैग्नेटिज्म से आपको खतरा तब है जब मैग्नेटिज्म बहुत हाई लेवल पर हो, तब आपके माइंड के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल सकता है। आपको याद है 10th में आपने किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट क्रिएट हो सकती है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकती है। तो अगर हमारे माइंड में जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर कर दिया मैग्नेटिज्म का बाहर से, तो हमारे माइंड की इलेक्ट्रिसिटी बत्ती बुझ जाएगी बत्ती गई तो हम गए, समझ गए? यस सर। क्लियर? तो वैसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर
थोड़े अमाउंट में हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो वापस लाइट फिर से आ जाती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो वरी। तो सर इसके लिए कोई दूसरा डिवाइस नहीं लाया गया? एक्सरे मशीन, जो एक्सरे है उसको एक्सरे मशीन के बजाय दूसरे कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे एक्सरे हो सके? है ना, एक और चीज होती है साउंड वेव से भी, साउंड वेव्स होते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम साउंड वेव को सुन सकते हैं, उससे ऊपर वाली और उससे नीचे वाली हम नहीं सुन पाते हैं, तो उनसे भी ऐसा किया जा सकता है। बट साउंड वेव का इंस्ट्रूमेंट और उसको क्रिएट करना वो थोड़ा महंगा पड़ता होगा भाई। जो चीजें सस्ती होती है ना बेटा, भले वो खतरनाक हो, याद रखना वो एग्जिस्ट करती हैं। जो चीजें महंगी होती है ना, भले वो कितनी भी हेल्दी हो, इंसान उसको नहीं खाना पसंद करता या नहीं उसको टॉलरेट कर सकता। भाई सब कुछ इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, मेहनत, पैसा, एवरीथिंग इज दैट, पूरी दुनिया उसी पे चलती चाइना है। का माल अभी भी चल रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है, यूं कह लो ये चाइनीज चीजें हैं, नई रिसर्चेज होती हैं, नई चीजें आती हैं, अगर वो एक्सपेंसिव हैं तो डेफिनेटली उनको आने में बहुत देर लगती है, अगर वो बहुत सस्ती हैं तो बहुत जल्दी आ जाती हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। खैर चलिए, तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपको समझ में आया होगा। सभी दुनिया की चीजें जो है पैरा और डायमैग्नेटिक होती हैं, लेकिन वो इतनी कम होती हैं, इतनी कम कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते सिंपल मैग्नेट से, दैट इज वाई हमें दिखाई नहीं देता। और पैरामैग्नेटिक मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है सभी में, डायमैग्नेटिक मतलब कम से कम, और नहीं सॉरी, सब में डबल इलेक्ट्रॉन होंगे डायमैग्नेटिज्म में, और वो रिपेल करेगा। डाया मतलब दो, सब में दो हैं, और रिपेल करेगा, उसे किसी की जरूरत नहीं है। पैरा मतलब कम से कम एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और मतलब खाली मिलेगा, अनपेयर्ड मिलेगा, सिंगल मिलेगा, और अगर ऐसा है तो वो फिर दूसरों से अट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पैरा और डायमैग्नेटिक आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रीड करने वाला तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट है, मैग्नेटिज्म को मेजर कैसे करते हैं भाई, वो है Nn+2, रूट Nn+2, और ये म्यू होता है, इसको मेजर करने के लिए इसको म्यू बोलते हैं, जो इसका ये सामने सिंबल रखा है इन्होंने मैग्नेटिज्म का। और Bm बोहर मैग्नेटोन में मेजर होता है ये। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम में, उसके हिसाब से हम इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्कैंडियम है, डी में कितने हैं, 0, यस सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट देखिए, कैलकुलेटेड 0, ऑब्जर्व्ड भी 0। टाइटेनियम में कितने हैं, 3, डी में कितना है, 1, 3 पॉजिटिव में, डी में 1 मिलेगा, ठीक है, डी में 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। अंडर रूट Nn+2, तो 1 + 2, 3 × 3, 9 आ गया है, गड़बड़ कर रहा हूं क्या, कितना भी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 + 2 और इसके मल्टीप्लाई में 1 आएगा, 3 आ गया, अंडर रूट 3 है ना, 3 है, अंडर रूट 3 कितना होता है, 1.73। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, 1.75। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ हो, कुछ और हो, लेकिन हम बिल्कुल एग्जैक्टली पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइटेनियम 2 में डी में 2 है, डी में 2 है तो 2 + 2 × 2, 4 × 2 8, अंडर रूट 8 का आंसर होता है 2.76, ये 2.86 सॉरी 84, और ये 2.76 आ रहा है। इस तरह से 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए, एक बार सब पर नजर जरूर डालना। अब बताइए कैसे, टाइटेनियम 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, बोहर मैग्नेटोन बढ़ गया, 3 में और बढ़ गया, 4 में और बढ़ गया, 5 में और बढ़ गया, 6 में वापस कम हो गया। ये इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा एक बार टेबल को गो थ्रू हो जाइए, इसको बोलते हैं टेबल से गो थ्रू ना, मतलब एक बार पढ़ लो उसको, ये नहीं कि हाँ दे रखा है ठीक है बात खत्म। 6 में वापस कम हो गया, क्यों कम हो गया पता है, 6 का रूट कोई पूरा पूरा निकलता हुआ, 6 + 2 कितना हो गया भाई, 6 और 2 8, 8 6 48, 48 का अंडर रूट कितना बनता है, 48 का 7 के आसपास बनेगा। यस यस सर। तो फिर यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, डी में भले ही 6 हैं, डी में 6 हैं तो 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, क्योंकि 5 तो ऑर्बिटल होते हैं डी में, है ना, तो सब में 2-2 आ रहे हैं, सब में सॉरी 1 में 2 आ रहे हैं, बाकी सब में 1-1 है, तो 4 अनपेयर्ड हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए। डी में भले ही 6 हो लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इसकी वजह से वापस कम हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर से कम हो गए, तो देखिए जो 4 वाला है उसका सेम मिलेगा 4.90, 3 वाले का सेम मिलेगा 3.87, 2 वाले का सेम मिलेगा, 1 वाले का सेम मिलेगा, 0 वाले, मतलब वापस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। डी से कोई मतलब नहीं है, याद रख लेना, कहीं आप डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो सीधा सीधा बढ़ रहा है, वो सिर्फ कहां तक हो रहा है, 5 तक, उसके बाद 6 में पेयरिंग स्टार्ट होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर से कम हो गए। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको ध्यान से जरूर कर लेना, कहीं आप सिर्फ डी के इलेक्ट्रॉन देखकर कर लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, डी वाले नहीं देखने। तो 6 है तो 4 हो जाते हैं अनपेयर्ड, ठीक है, यहाँ पर भी 4 था, ये भी 4 है, बस यहाँ से याद है। अब ये देखिए नीचे कुछ
कुछ डिफ्लेक्शंस भी दिखाई दे रही हैं। 4.90 हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, और ऑब्जर्व किया 5.3 से 5.5 तक। काफी बड़ा डिफरेंस अभी 5 से 5.5 के बीच में है ना। 3 पॉइंट ये 4.4 से। अब देखिए जो ये जो पेयरिंग जहां से स्टार्ट हो रही है ना, वहां से रेंज स्टार्ट होगी। समझ में आया? ऊपर रेंज नहीं थी। क्लियर है ये बात? यानी यस सर। यहाँ पर कुछ और पेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा शायद। हाँ, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ और फैक्टर भी इंक्लूड हो जाते हैं। उनमें से एक फैक्टर होता है, आपने +1 में पढ़ा होगा सेकंड लेसन के अंदर, याद है? वो एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है इलेक्ट्रॉन्स की। यस सर। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा ट्रांसफर होती है ना, तो वो एक दूसरे के ऑर्बिटल्स के अंदर आते जाते रहते हैं। जब पेयरिंग शुरू होगी, एक दूसरे के ऑर्बिटल्स में आना जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म में भी अफेक्ट पड़ता है। वो ये कहानी है, ठीक है। तो बैकएंड में क्या रीजन है, नो वरी अबाउट दिस, हमें तो ये निकालना है। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, एक्सपेरिमेंट करने वाले अपने आप देखेंगे, वो उनकी सिरदर्दी है, ठीक है। आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं भाई, तो कॉम्प्लेक्स आपने सारे के सारे पढ़ रखे हैं या नहीं? डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन में, यस। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ये क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब भाई, वैसे तो सॉलिड स्टेट जब हम पढ़ेंगे उसमें बेटर समझ में आएगा आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए आपकी ट्रांजिशन मेटल है और कोई छोटा, इनके बीच में गैप होता है ना, ये खाली जगह तो रहेगी, एटम अगर गोल है तो, यस है ना। यस सर। इन खाली जगहों में अगर कोई फिट एटम आ गया, फिट मतलब जो फिट होता हो या फिर उससे छोटा हो, फिट से छोटा तो आ ही जाएगा, है ना। सर आ जाएगा, फिट से छोटा तो आएगा, फिट से बड़ा नहीं आएगा। तो जो फिट होता हो या फिट से छोटा हो साइज में, वो इंटरस्टिशियल मतलब अंदरूनी खाली जगहों में फिट हो सकता है। और उससे क्या होता है पता है? मैंने अभी बताया था कि जब कोई एटम अकेला होता है ना, अकेले एटम, वो नैनो लेवल पर उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, फिजिक्स भी वहां बदल जाती है, उनके लॉज। कुछ लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में बड़े एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री सबको एक साथ इकट्ठा लेके चलती है। वो ये कह रही है कि मेरे अंदर जो एटम है वही बाहर है, लेकिन फिजिक्स जो है ना वो ऐसा नहीं करती। वो कहती है कि बाहर जो चीज है ना, वो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करेगी। यूनिवर्स से बाहर जाते ही फिजिक्स मतलब जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल के अंदर वो सारे लॉ जीरो हो जाते हैं। कोई लॉ लगता है ब्लैक होल के अंदर न्यूटन का? कोई नहीं लगेगा। लेकिन केमिस्ट्री कहती है भाई अंदर हो जो बाहर हो, सारे लॉ हर जगह एप्लीकेबल होने चाहिए, बस एक्सेप्शंस की वजह से ऐसा होता है, या फिर कुछ लॉज बदल जाते हैं, तो हम सबको इकट्ठा लेके चलते हैं, वो लोग अलग अलग कर देते हैं, इसलिए हमें लगता है कि उनमें एक्सेप्शंस नहीं है। वहां पर भी नैनो लेवल पर फिजिक्स के लॉज काम नहीं आते, फिजिक्स के सारे लॉ बदल जाते हैं, कोई न्यूटन सब फेल है, याद रख लेना, ठीक है। तो कुछ बच्चों को लगता है क्या बेटा, नैनो लेवल पे, और हाँ, आपने कहा यूनिवर्स के बाहर भी, दोनों बाहर सेम मतलब चीज है। यूनिवर्स के बाहर तो मैंने ऐसा कहा था जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल के अंदर भी ऐसा होता है, ठीक है। यस यूनिवर्स के बाहर का मतलब ब्लैक होल जैसी चीजों में। यूनिवर्स के बाहर खाली जगह में तो क्या होगा, खाली में तो कुछ होता ही नहीं, वहां न्यूटन क्या करेगा बेचारा, है ना, उसको न्यूटन को वहां भेज के क्या करना है ना। तो नैनो देखिए लेवल में भी कुछ नहीं होता है क्या कह रहे हो सर, बहुत ज्यादा अंदर के लेवल में भी कुछ नहीं होता लगभग। कुछ नहीं होता मतलब समझ नहीं आ रही बात। सर मतलब बहुत ज्यादा हम अंदर चले गए, है ना, तो वहां पे भी हम अगर हम पहुंच गए, समझो हम बहुत छोटे हो गए, तो वहां पे भी कुछ नहीं मिलेगा हमें कुछ नहीं मिलेगा मतलब क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, कोई लॉ फॉलो नहीं होता? आर यू सेइंग दिस? थोड़ा एक्सप्लोर करो सर। हाँ, ऐसा यही कह चीज सकते मतलब भाई। देखो हम ना एक ह्यूमंस जो है या जो भी एनिमल्स हैं, वो एक ना इंटरमीडिएटर से बीच में सेट है, ठीक है। कुछ लॉज के फॉलो के हिसाब से हम बीच बीच में, अगर हम बियॉन्ड बैकवर्ड या फॉरवर्ड देखते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला अपने को, ठीक है। वहां ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो लाइक दैट, जितना के दिमाग है उतना के ही हम यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। हमने आज तक कहते हैं समुद्र जो हमारे सी वाटर है उसका 1%, 5%, 10% मुश्किल से 5%। हाँ, एग्जैक्ट डाटा उतना ही एक्सप्लोर किया। अभी सी वाटर जो अर्थ पे ही है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हम लोग। और हम बात करते हैं बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं की, गैलेक्सी देख ली हमने, ये कर दिया वो कर दिया, कहानी कुछ नहीं है, सारे अंदाजे हैं, क्या पता असलियत में क्या होता है, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट बोल रहे हैं, उन्होंने बेचारों ने एक्सपेरिमेंट किए, तो कुछ बातें तो उनकी ठीक है, सारी नहीं है, हो सकता है बाद में वो बदल जाए। तो यहाँ देखिए नैनो लेवल पर जब छोटी चीजें अंदर घुस जाती हैं तो पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी बदल जाती है, पूरे क्रिस्टल की, पूरे सॉलिड की प्रॉपर्टी बदल जाती है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं, मतलब ऐसी चीजों को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स।
तो ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद एलिमेंट सच एज, तो कौन से कंपाउंड है? छोटे एटम, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये छोटे एटम्स हैं और यही एटम क्या करते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। दी स्मॉल एटम आर नॉन मेटालिक एलिमेंट, दो हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सारे नॉन मेटालिक हैं, ऑब्वियस सी बात है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। गेट ट्रैप्ड इन वैकेंट, ये ट्रैप हो जाते हैं वैकेंट स्पेसेस के अंदर ऑफ द लैटिस, लैटिस मतलब सॉलिड की बात कर रहा है ये। द ट्रांजिशन मेटल एटम आर शोन बिलो, जैसे WC, WC क्या होता है? टंगस्टन के साथ कार्बन, आयरन के साथ कार्बन, 3 आयरन और 1 कार्बन, यहां पर बराबर के हैं 50-50। यहां पर टाइटेनियम 1.3 से 1.8 हाइड्रोजन टाइटेनियम के साथ में, और इससे क्या होता है? इनकी प्रॉपर्टीज वर्सेटाइल नेचर में, अद्भुत चमत्कारिक फॉर्म में इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं नैनो लेवल पर। यस, क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए, हाँ बेटा। सर ये 1.3 1.8 एटम्स कैसे होते हैं? ये कैसे हैं? चलो ये बताता हूँ। टाइटेनियम का पता है? टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बताइए। 22। जी सर। यस। यस सर। 4s में 2, 3d में कितने होते हैं? 2। 2। तो टाइटेनियम जो है 4s में 0 दिखा सकता है, 3d में 2 दिखा सकता है, तो 2 पॉजिटिव शो कर सकता है, 3 पॉजिटिव भी शो कर सकता है, 4 पॉजिटिव भी शो कर सकता है। यस यस सर। यस। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी है ना हरलीन बेटा? यस सर। ठीक है, देखो वैसे ये क्वेश्चन सॉलिड में आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने पूछ लिया तो हम इसका आंसर जरूर देंगे। तो देखिए क्या है, जब टाइटेनियम, मान लीजिए कि एक टाइटेनियम है जो 2 पॉजिटिव वाली ऑक्सीजन स्टेट वाला है, 2 पॉजिटिव है, तो इसके साथ कितनी हाइड्रोजन जुड़ेंगी? 2। एक और टाइटेनियम है जिसके साथ 3 पॉजिटिव वाला है, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन जुड़ेंगी? 3। यस। अब इसका फॉर्मूला बनाना बेटा, Ti2 और H5 बन रहा है। यस, क्लियर है? तो अब अगर मैं इसको एक टाइटेनियम के साथ कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है बताओ? एक टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन कितनी जुड़ी हो गई? 2.5। बस ये वही लिखा हुआ है, समझ में आ गया बेटा? अब आप कहोगे रेंज क्यों है कि 1.3 और 1.8? ये तो 1.3 से 1.8, भाई नंबर ऑफ टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले एटम बढ़ जाएंगे तो उस हिसाब से मतलब इनका भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब हम कोई यूं तो है नहीं कि मैं एक टाइटेनियम डाल दूंगा 2 पॉजिटिव वाला और दूसरा 3 वाला ही डालूंगा, या 10 2 पॉजिटिव वाले आगे, 5 आगे 3 वाले, या 2 आगे 3 वाले, या 1000 के ऊपर 2 हो। तो उसकी वजह से हर बार जब नया मिक्सचर बनाते हैं तो हर बार नई वैल्यू निकलती है, कई बार ज्यादा आ जाते हैं, कई बार कम आ जाते हैं, इसलिए रेंज है। यस, गॉट इट? यस बस ठीक है, हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है, कि इनको बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सॉलिड्स में डिफेक्ट्स होते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक, मतलब बराबर अमाउंट में नहीं जुड़ते वो, तो ये कुछ वैसा ही है। क्लियर है बेटा? सॉलिड वाले लेसन में कवर भी हो जाएगा, नो वरी। ठीक है, आगे देखिए यार, जनरली नॉन स्टोकियोमेट्रिक, देखो यही तो मैंने बोला था, नॉन स्टोकियोमेट्रिक मतलब ये जो है ना 1.3, मतलब ये बराबर नहीं होंगे। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इनकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना। तो अब हम सारे के सारे 2 पॉजिटिव वाले टाइटेनियम तो नहीं लेके आ सकते, कोई गलती से 3 पॉजिटिव, जैसे आप लोग पानी पीते हैं तो पानी में हमेशा हाइड्रोजन पीते हैं, ड्यूटेरियम नहीं आता कभी? ड्यूटेरियम आ जाता है, आता है, बहुत लेस अमाउंट में आता है। आप उसे रोक सकते हैं? बहुत मुश्किल है। ऐसा प्योर वाटर 99.99% तो हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है, तो इसलिए मुश्किल है। दैट इज वाई यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये मुश्किल है, तो रेंज में प्योर बनाना मुश्किल है, रेंज में हो सकता है। क्लियर है बेटा? है ना? ठीक है, आपके देखिए नाइदर टिपिकल आयनिक नॉर कोवेलेंट, ना तो आयनिक होते हैं ना कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली भी डी ब्लॉक वैसे तो आयनिक बनाना पसंद करते हैं, बट ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स यहाँ पर अंदर घुस गए ना अंदर। अब अंदर घुसने का मतलब क्या है? एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा, बस ये तो अंदर जगह में ट्रैप है यार, है ना, ट्रैप हो गए, फंस गए बेचारे गलती से। क्या ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं? कुछ नहीं कह सकते, बट हो सकता है वहां पर जाने के बाद कुछ तो एटम एटम की इंटरेक्शन तो क्लियर हो ही सकती है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये बिजनेस वाले जाल में फंस गए, है ना, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, कुछ ना कुछ तो कहानी हुई होगी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाता कोई, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे कहते हैं कि भाई इसको अंदर फंसने के बाद कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स तो जरूर रहा होगा, वरना ही निकल लेता, ठीक है। तो वो
कोवेलेंट और आयनिक के बीच में कहीं वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, पर ये प्योर आयनिक या प्योर कोवेलेंट हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। आगे देखिए हार्डर देन प्योर मेटल, ये बहुत अच्छी चीज है। प्योर मेटल से हमेशा हार्ड होते हैं, क्यों भाई? खाली जगह खत्म हो गई, सिंपल सी बात है, चाहे थोड़ी सी खत्म है। ऐसा नहीं कि सारों में भर जाते हैं, इन्होंने भी देखो 4 ही दिखा रहे हैं, सारों में नहीं भरते, कुछ एक में भर जाते। अगर सारों में भर दे दो तो और भी अच्छी वाली प्रॉपर्टीज सामने आएंगी। डिपेंड करेगा हमें क्या चाहिए, ठीक है? हम ऐसा करते हैं, जानबूझकर भी ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं। यस बेटा, क्लियर है? हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स देन प्योर मेटल, प्योर मेटल से बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मैलिएबल डक्टिलिटी लेस होती है। देखो हार्ड हो गए तो मैलिएबल और डक्टिलिटी लेस हो जाएगी, ये लेस है, बाकी सब हाई है, ठीक है? केमिकली इनर्ट, केमिकल रिएक्शन नहीं करते, क्यों? मेटल की वैलेंसी को ये जो इंटरस्टिशियल आयन जो अंदर वाले हैं वो सेटिस्फाई कर चुके हैं, सेटिस्फाइड कर देते, ठीक है? उसकी कहानी खत्म, ठीक है? तो इनको जरूरत ही नहीं है। फिगर शोइंग द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो आपके सामने डायग्राम, अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बट इनकी प्रॉपर्टीज आर मोर इंपोर्टेंट देन द डायग्राम, बट डायग्राम से बहुत आसानी से समझ में आता है, ठीक है बेटा? क्लियर है? यस ठीक है, आगे बढ़िए आप जल्दी। ओके, काफी यूजफुल होंगे ना इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हाँ काफी यूजफुल होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। अभी एलॉय फॉर्मेशन भी आएगा। अब एक कैटालिटिक प्रॉपर्टीज देखिए भाई, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों दिखाते हैं? डी ब्लॉक मेटल्स और एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट इन मैनी रिएक्शन ड्यू टू, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं बहुत सारी रिएक्शंस में। क्यों भाई? पॉसिबिलिटी ऑफ हायर वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, एक तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है, दूसरा प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज, इनके पास में फ्री वैलेंसीज होती हैं ओवर मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के ऊपर। एडजॉर्प्शन पावर, एडजॉर्प्शन थ्योरी भी आती है, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। अब देखिए ये इन तीनों पॉइंट्स का मतलब बताता हूं आपको क्या है। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर टाइटेनियम है, वो 2 पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है? तो भाई एक टाइटेनियम 3 पॉजिटिव भी दिखा सकता है, तो यहाँ पर इसके साथ 2 चीजें भी जुड़ सकती हैं और इसके साथ 3 चीजें भी जुड़ सकती हैं। तो जिसकी वजह से अब 2 जुड़ेंगी 3 जुड़ेगी, एक हो सकता है कि ये 2 ही जोड़ता हो, तीसरी इसने जबरदस्ती जोड़ रखी हो, तो इसको आसानी से छोड़ देगा, पर दोबारा कोई आएगा वापस पकड़ लेगा। हमें कैटलिस्ट कैसा चाहिए? पता है कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी डाउन कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डाउन करता है? वो कैसे डाउन करता है? वो ना कोई भी बाहर वाली चीज है उससे बॉन्ड बना लेता है, उसको बिठा लेता है अपने, बैठ बैठ भाई बैठ बैठ, तू अपना ही भाई है, ठीक है? उसके बाद दूसरे को भी बिठा लेता, आजा भाई तू भी बैठ, दोनों के बीच में बॉन्ड बना के कहता है निकलो दोनों, भीड़ कर रहे हो, समझ गए? बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। ये करता है कैटलिस्ट। वरना क्या था? वो अलग, सर वो आंटियां जो शादी करवाती है, हाँ ये कह लो बिचौला है वो, ठीक है? यूं एक अलग फिर रहा था, वो अलग फिर रहा था। जैसे हमारे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, और मैरिज को छोड़ो, प्रॉपर्टी डीलर का ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, किसी को मकान बेचना है, मान लो मुझे मकान सेल करना है, आपको खरीदना है, मैं किसे कहूं? मैं हर घर की बेल बजाऊं, भाई साहब मकान लोगे क्या, भाई साहब मकान लोगे क्या? दैट्स नॉट पॉसिबल। या जिसको खरीदना है वो हर घर की बेल बजाए, पूरे मोहल्ले में फिरे, पूरे शहर में फिर, क्या पूरे देश में फिरेगा? नहीं। मैं डीलर हूं, मान लीजिए बीच में कोई डीलर आ गया, मेरे को मकान बेचना है, मैं उसको लिखवाऊंगा। डीलर के पास कोई आप सीधा आप उसके पास जाओ, अकेले बंदे के पास, वो आपको बताएगा फलाना बंदा मकान बेच रहा है, लेना है, मैं इंटरेस्टेड हो तो देखो ये वाला मकान है, बस बीच में कुछ पैसे लेता है। कैटलिस्ट तो वो भी नहीं लेता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है। दैट्स इट, क्लियर है? ये होता है कैटलिस्ट, दोनों को पास बिठा लेता है, दोनों को आमने सामने ले आता है, जिसकी वजह से उनमें बॉन्ड बन जाता है। वरना वो दूर दूर फिर रहे थे, उनको पास लाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और एफर्ट लगेंगे। क्यों भाई? अगर मुझे मकान बेचना, मैं हर किसी की घंटी बजा के पूछूंगा भाई साहब मकान ले रहे हो क्या, ले रहे हो क्या, ले रहे हो क्या, बहुत ज्यादा एनर्जी लगी। बट कैटलिस्ट आ गया, बीच में डीलर आ गया, डीलर क्या करेगा? मैं सीधा डीलर के पास जाऊंगा, बता यार कौन ले रहा है, और उसके पास अपने आप को दूसरा आएगा, वो मकान बिक जाएगा। लाइक दैट ये क्या करते हैं? जो दूर एटम फिर रहा था, जिसको पास लाने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही थी, उसको वो अपने पास बिठा लेता है, दूसरे को भी अपने पास बिठा लेता है। तो ये है उसकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। दूसरा देखिए फ्री वैलेंसी, कई बार एक और काम करते हैं ये लोग, प्लेटिनम बनाते हैं, पीटी। प्लेटिनम के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर हमेशा वैलेंसियां फ्री होती हैं, पता है क्यों? नीचे वाले एटम्स तो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, मेटालिक बॉन्ड, बट ऊपर वाला का बेचारों का किसी के साथ नहीं है। यस, ऊपर वाले बनाएंगे किसके से? खाली है ना, तो अब ये खाली है, तो प्लेटिनम जैसे एटम क्या करते हैं? हाइड्रोजन जैसे मॉलिक्यूल को बड़े आसानी से इनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन जैसे मॉलिक्यूल के साथ। जिससे क्या होता है? हाइड्रोजन को लगता है कि मेरा इसके साथ बॉन्ड बन गया, अब तू कौन बे, साइड वाले को वो बॉन्ड तोड़ देता है, ये बॉन्ड हो जाता है इनका वीक। यस, ये समझ में आई बेटा? ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है। जिससे क्या होगा? हाइड्रोजन अब किसी दूसरे से, अब ये खुद प्लेटिनम भी हाइड्रोजन के साथ में उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता, इनका बॉन्ड वीक कर देता। अब कोई दूसरा एटम आया ना,
तो हाइड्रोजन को लगेगा यार ये ज्यादा ही तंग कर रहा है, इसके साथ ही निकल ले, तो ये हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, जबकि पहले हाइड्रोजन खुद इतना मतलब स्टेबल था कि वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं कर रहा था। तो ये कह लो कि जिसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल, कैटलिस्ट यहाँ वही काम कर रहा है, डिवाइड एंड रूल, दोनों के बीच में दरार पैदा कर दी और फिर खुद छोड़ दिया, फिर किसी दूसरे के साथ उसको जाना पड़ा, डिवाइड एंड रूल, राज करो। यस, क्लियर है बेटा? यस सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट खाली डी ऑर्बिटल होता है, मतलब ये बॉन्ड बहुत आसानी से बना सकता है, तोड़ भी सकता है और बना भी बहुत आसानी से सकता है, इसलिए बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल। यस, गॉट दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए जरा, अब इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये एग्जांपल अब आप याद कर लीजिए। SO2 O2 के साथ वैनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ में, देखिए वैनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ क्या होता है, ये आसानी से SO3 बना देता है, ये H2SO4 बनाने की प्रोसेस है भाई। सर जिसके अंदर कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो कैसे करता है? कौन बेटा? कैटलिस्ट किसको स्लो करता है? रिएक्शन को। कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, स्लो नहीं। वैसे कैटलिस्ट के दो टाइप होते हैं, बताता हूँ। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट करता है, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्लो कर देता है। अब नेगेटिव कैटलिस्ट को जनरली हम पॉइजन भी बोलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट है, और ये क्या करता है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है। क्लियर है? अब वो स्लो कैसे करेगा कि कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, दो चीजें आपस में मिल रही हैं, उन दोनों को अपने पास वो नॉर्मली मिल रही है, उन दोनों को बीच में, जैसे कभी कभी डीलर क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को मकान सेल करना चाहता है, डीलर को पता लग गया, डीलर आके कहता है भाई साहब मैं आपको सस्ते में दिलवा दूंगा, ये आपको महंगा दे रहा है, मुझे अंदर डालो, तो अपना कमीशन चाहता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो अब एक जो खरीद रहा है उसको लगता है यार सच में डीलर सस्ता दिलवा देगा, वो सौदा खराब हो जाता है कई बार, क्योंकि पड़ोसी जो सेल करने वाला वो कहता है मैं डीलर के थ्रू तो बेचूंगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, और जो खरीदने वाला वो लालच में पड़ जाता है कि डीलर ने कहा है वो सस्ता दिलवा देगा, और लास्टली वो जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल पाता उसे। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी फायदा भी हो जाता है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वेरिएशंस। तो वैसे ही कैटलिस्ट भी कभी कभी ऐसा करते हैं, कुछ एक कैटलिस्ट है, नॉट द ऑल, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पॉइजन का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। लेकिन हम नेगेटिव कैटलिस्ट की जगह, कैटलिस्ट की डेफिनेशन जब बनी थी तो इस बेस पर ही बनी थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, इसलिए हमेशा कैटलिस्ट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाला। नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे तब हम बोल सकते हैं कि ये डाउन कर देगा। ठीक है, और अंदर की प्रोसेस क्या है वो एक अलग मैटर है। तो देखिए SO3 बन गया ना, SO3 को वाटर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए H2O, तो ये बन जाएगा H2SO4। यस, क्लियर है? यस सर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये यूज होता है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है भाई जिसके अंदर ऐसा होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, प्रोसेस H2SO4 बनाने के लिए, H2SO4 इससे बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। प्रेपरेशन की जाती है H2SO4 की कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, उसमें ये होता है। तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड करता क्या, SO2 को अपने साथ जोड़ेगा या कुछ भी करेगा, इसको एक ऑक्सीजन दे देगा, V2O4 बन गया डाई वैनेडियम टेट्रोक्साइड। ठीक है, वो डाई वैनेडियम पेंटॉक्साइड था, ये डाई वैनेडियम टेट्रोक्साइड हो गया। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या किया, प्रेपरेशन यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या किया, डाई वैनेडियम पेंटॉक्साइड बना दिया। उसके बाद देखिए V2O4 जो ऑक्सीजन से फिर से रिएक्शन करके ये वापस बन जाता है, मतलब कैटलिस्ट वापस अपने फॉर्म में आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है। नेक्स्ट देखिए, आयोडीन जो है H2O8 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है। आयोडीन आयरन 3 पॉजिटिव आयन की उस प्रेजेंस में I2 में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। वेजिटेबल ऑयल, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वेजिटेबल ऑयल निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, जैसे मैंने अभी प्लेटिनम का एग्जांपल दिया, वैसे निकल भी यही काम करता है। निकल, प्लेटिनम, पैलाडियम, ये तीनों के तीनों क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, और वेजिटेबल ऑयल की प्रेजेंस के अंदर ऐसा करवाते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल की रिडक्शन करवाते हैं। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है पता है, जो आप लोग तेल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, या फिर आलमंड ऑयल, जितने भी तरह के तेल आप लोगों को पता है, सरसों का तेल, आलमंड ऑयल, या फिर खोपरे का तेल जिसको नारियल का तेल बोलते हैं ना, इन सब ऑयल्स के अंदर से अगर हाइड्रोजन पास करवा दें, वो भी प्लेटिनम और निकल की प्रेजेंस में, उसको गर्म कर दें, तो वो डालडा घी बन जाएगा। वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाएगा। यस,
हाँ नहीं 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 नहीं, रिफाइंड तो अलग चीज है। वेजिटेबल घी, डालडा घी, घी होता है वो सॉलिड फॉर्म में, पता है? यस सर। सौरभ को Yes, पता है, yes, बाकी sir. किसी ने नहीं देखा है ना, क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना वो रिफाइंड खाने वाली जनरेशन है। शुरू में डालडा आया था, बाद में आया रिफाइंड। रिफाइंड ऑयल भी उतना ही खतरनाक है हार्ट के लिए जितना घी खतरनाक होता है, याद रखना। रिफाइंड ऑयल के अंदर क्या होते हैं पता है? सॉलिड टाइप में ट्राई रहता है। क्या? ये डालडा सॉलिड टाइप में रहता है। डालडा घी होता डालडा है, वाला घी नॉर्मल घी से अलग है ना? नॉर्मल घी से बेटा इसको आर्टिफिशियल घी बोल सकते हो। वेजिटेबल ऑयल से बनता है, डालडा है बहुत खतरनाक होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट है वो समझ सकते हो 10 गुना है, ठीक है, नॉर्मल घी। जो मटकी में बेचने आते थे तो वो क्या? जो घी मटकी में बेचने आते थे? नहीं नहीं, वो शायद देसी होता है, मुझे नहीं पता। ये तो आपको पैकिंग में मिल जाएगा, आप नेट पे सर्च कीजिएगा डालडा घी, ठीक है, आपको हार्ट पैकिंग में मिल डिसीज जाएगा। करता है, क्या? हार्ट डिसीज करता है। हाँ बिल्कुल, हार्ट की डिजीज करता है बहुत ज्यादा। इसमें रिफाइंड किससे बनता है आप बताने वाले? देखिए कुछ इस तरह की मैं आपको पैकिंग दिखा देता हूँ डालडा घी की, ठीक है, आपको बेटरली समझ में आ जाएगा। इंटरनेट से इसको सेव करते हैं। देखिए जरा, डालडा घी की मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए डालडा घी होता क्या है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट नहीं, ये देखिए ये होता है डालडा घी, जो अभी अभी मैंने नेट से इसको डाउनलोड किया। दिख रहा है ऐसा? अब ये तो देख रखा है। हाँ, जिन्होंने देखा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया, आप सेहत भरा स्वाद, इसमें टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, घी के जैसा टेस्ट देता है ये, ठीक है, कुछ एक, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो अच्छे हैं। क्या बेटा? सर ये तो यूज करा है हमने। यूज किया हुआ है, बहुत अच्छी बात पूरे है। मिट्टी में यूज होता है। सबने यूज किया होगा लगभग, ठीक है। तो ये देखिए ये घी से थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में। देसी घी जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम होता है उससे, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। फिर एक और चीज बता देता हूँ, ये तो चलो कोलेस्ट्रॉल की बात थी। अब नेक्स्ट बात एक और आती है कि क्या वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो ठीक है? वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल, वो भी ट्राइग्लिसराइड का सोर्स होता है, याद रख लेना मेरी बात। ट्राइग्लिसराइड का सोर्स होता है वो भी, यानी वेजिटेबल ऑयल्स भी सही नहीं है। और वेजिटेबल ऑयल से मिलकर बनने वाले रिफाइंड ऑयल वो भी बिल्कुल गलत हैं, वो भी ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। और याद रखना ट्राइग्लिसराइड और जो घी है, चाहे देसी हो चाहे डालडा हो, ये दोनों ट्राइग्लिसराइड एंड घी दोनों के दोनों क्या करते हैं? दोनों ही क्या बोलते हैं उसे, हार्ट के लिए खतरनाक होते हैं। दोनों हार्ट के लिए खतरनाक है, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों। कोलेस्ट्रॉल मिलता है घी से, ट्राइग्लिसराइड मिलते हैं ऑयल से, किसी भी तरह का ऑयल हो। और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों सगे भाई हैं, एक ही इफेक्ट करते हैं, दोनों हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। बट डॉक्टर्स और जो दूसरे लोग हैं वो ये कह देते हैं, देखो उसमें लिखा होता है जो आपका रिफाइंड ऑयल आता है 0% कोलेस्ट्रॉल। भाई कोलेस्ट्रॉल तो 0% है, सच है, क्योंकि वो तो घी में पाया जाता है, तेल में नहीं होता। लेकिन तेल में ट्राइग्लिसराइड होता है, उसी का भाई, वो कोई नहीं लिखता, और वो उतना ही खतरनाक है जितना घी खतरनाक है। तो इसीलिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड भी हमारे नर्व्स में, हमारे बॉडी के अंदर, हार्ट में जमता है, हमारी वेन्स में, और घी भी जमता है। तो करें क्या? घी को छोड़ दो, कोलेस्ट्रॉल खत्म। अब बात आती है ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड ऑयल जो है ना, कोई भी ऑयल खाइए, रिफाइंड ऑयल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल मूर्खता है कि रिफाइंड ऑयल से फर्क पड़ता है, वो महंगा मिलता है। बल्कि देसी ऑयल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ईटेबल ऑयल यूज कीजिए। बट हर 3-4 दिन में ऑयल बदल लीजिए। 4 दिन खाना एक ऑयल में बनाया, फिर 4 दिन दूसरे में, फिर 4 दिन तीसरे में, और हर 15 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद आप फिर से रिपीट कर सकते हो साइकिल। मतलब 3-4 ऑयल्स आपके घर में होने चाहिए। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है और हार्ट से बचना है, हार्ट की बीमारी से, तो 3-4 तरह के ऑयल्स होने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हर रोज 3-4 तरह के ऑयल्स मतलब सिरदर्दी है, इसलिए लोग उसको यूज करना पसंद नहीं करते कि 4 भांत का तेल ले आए, आधा किलो। मान लीजिए किसी घर में 4 किलो ऑयल लगता है सारे महीने में, तो 1-1 किलो 4 अलग अलग कैन लेके आने पड़ेंगे। वैसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टोटल खर्चा तो उतना ही है, बट फिर भी ये सिरदर्दी लगती है, तो हम ऐसा नहीं करते। तो सबसे बेस्ट तरीका है जीरो ऑयल कुकिंग। ऑयल या घी यूज ही मत कीजिए, पानी में मसाले पीसिए और अच्छे से बनाइए, वो सबसे अच्छा काम है। यस, क्लियर है बेटा? तो अब बात करते हैं भाई, यहाँ पर बस ये छोटा सा सब्जी में छोंक लगता है इससे।
हाँ वो कह सकते हैं। एक छोटा सा ना एलॉय फॉर्मेशन, एक छोटा सा टॉपिक है, बस ये खत्म करेंगे। एलॉय क्या होते हैं सबको पता है? एलॉय व्हील्स गाड़ी के, यस सर। ये वही है। Yes. तो देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड और एलॉय व्हील में क्या फर्क होता है? मेटल के आयन के बीच में छोटे एटम घुसेंगे, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड। लेकिन अगर बराबर के हों, दो मेटल्स हैं, दोनों का जो साइज है लगभग बराबर है, दोनों का साइज लगभग बराबर, तो दोनों मेटल्स को मिक्स कर दीजिए, इसको बोलते हैं एलॉय। इससे क्या होता है? रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, मेटल को कोरोजन नहीं लगता और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। काफी सारे फायदे इससे भी होते हैं। तो एलॉय फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। इसलिए गाड़ियों में आजकल एलॉय व्हील्स आ रहे हैं, है ना। पहले वो स्पोक्स वाले व्हील्स होते थे, उनमें जंग लग जाता था, एलॉय व्हील्स में जंग नहीं लगता, ये मुड़ते भी जल्दी नहीं है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, बाइक्स में आप लोगों ने जनरली देखे होंगे, है ना। क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज दिखा रही है, आयरन कोबाल्ट निकल डोंट फॉर्म अमलगम विद मरकरी ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज। तो साइज में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। अब ये अमलगम क्या होता है भाई? अमलगम यूज किया गया मरकरी के लिए। मरकरी जब भी किसी मेटल के साथ में अलॉय बनाती है उसको अमलगम बोलते हैं। जब भी किसी मेटल के साथ अलॉय बनाती है उसको अमलगम बोलते हैं। ये याद रहेगा, अमलगम। यस सर। अब Yes. देखिए, अब नीचे एक बिगिनर बॉक्स है, तो ये भाई बिगिनर बॉक्स का मतलब है कि आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर सारे के सारे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, डालडा घी बीच में आ गया। तो ये क्वेश्चन आंसर सारे खुद सॉल्व कीजिए। 9 क्वेश्चंस हैं और कोई नहीं सॉल्व हो रहा है तो मुझे बताइएगा। और उसके अलावा अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इसको एंड कर रहा हूँ। यस बेटा, क्लियर है सबको? Yes. यस सर। ठीक है, तो यही है कहानी, बस इतना ही, दैट्स इट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। किसी को डाउट है तो बता दीजिए। एनीवन हैव एनी डाउट?